तो हम लोग लास्ट वीडियो में रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पढ़े थे, जिसका फॉर्मूला था R बराबर रो इंटू एल बाई ए, जिसमें बताए थे कि जो रो है वो उसको प्रतिरोधकता कहा जाता है, L जो था वो चालक का लंबाई था और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था। तो इसमें बताए थे कि चालक का प्रतिरोध जो है वो लंबाई पर भी निर्भर कर रहा था, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा था, और साथ ही साथ जो चालक जिस पदार्थ का बना हुआ है उस पदार्थ के प्रतिरोधकता पर भी निर्भर कर रहा था। लेकिन प्रतिरोधकता के बारे में बताए थे कि प्रतिरोधकता चालक के आकार यानी कि शेप या साइज पर निर्भर नहीं कर रहा था कि तार लंबा है, पतला है, मोटा है। प्रतिरोधकता जो है वो निर्भर किस पर करता है, तो जो तार है जो बना हुआ है वो किस पदार्थ का बना हुआ है, उसका जो प्रतिरोधकता है वो पदार्थ का गुण है। जैसे अगर तांबा का कोई तार बना हुआ है, चाहे मोटा तार हो या पतला तार हो, तो दोनों तार का प्रतिरोधकता क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है। प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है। अगर एक वायर तांबा का है, दूसरा वायर एल्युमिनियम का है, तो दोनों का प्रतिरोधकता अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों दो अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। तो हम लोग इसी पर बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो क्वेश्चन है कि किसी तार की लंबाई को खींचकर n गुनी कर दी जाती है, तो तार का नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि किसी तार की लंबाई को खींचकर n गुनी कर दी जाती है, तो तार का नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। एक्चुअली जो क्वेश्चन होता है उसमें n के टर्म में भी रह सकता है। ऐसे जनरली ऐसे भी रहता है, किसी तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया गया, या तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया गया। तो हम n के लिए फार्मूला निकाल लेते हैं। जैसे n गुना कर दिया गया है तो इसके लिए फार्मूला निकाल लेते हैं, और फिर उस फार्मूला को यूज करके अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो हम लोग 2 गुना 3 गुना जो भी रहेगा डायरेक्ट बना लेंगे। लेकिन अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जैसे हम लोग नियम से बनाते हैं उसी तरह तुम लोग बनाओगे, ठीक है। तो अब इसके सॉल्यूशन में आते हैं। पहले तो शायद ये क्वेश्चन हम कल लास्ट वीडियो में छोड़ के गए थे तुम लोग के लिए कि करना। हाँ, तो क्या कहा है कि किसी तार की लंबाई को खींचकर n गुनी कर दी गई। जैसे मान लो कि एक तार है, ये एक तार है, हाँ। अब देखो थोड़ा सा तुम समझो यहाँ पर कि जब तार को खींचोगे उसके लंबाई को n गुना कर दिया जा रहा है, तो जब तार को खींचा जाएगा तो तार का लंबाई क्या होगा, बढ़ेगा।
ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि खींचने के बाद उसका लंबाई बढ़ेगा। क्या इसके मोटाई पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? तो तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई रबड़ लो, रबड़ को खींचो, तुम देखोगे कि रबड़ का लंबाई जैसे जैसे बढ़ता है रबड़ पतला होते जाता है। इसका मतलब है कि जब उसको खींच रहे होंगे तो लंबाई बढ़ रहा होगा, लेकिन उसका जो मोटाई कम हो रहा है, इसका मतलब उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जब इस तार को खींचा जाएगा तो इसका लंबाई बढ़ेगा और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? घटेगा। और क्या होगा? तो लंबाई बढ़ रहा है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट रहा है, यानी तार लंबा हो रहा है और पतला हो रहा है। क्या चीज़ है जो नियत रहेगा? तो नियत रहने वाला चीज़ जो यहाँ पर है वो है आयतन। इस तार का जो आयतन है वो क्या रहेगा? नियत रहेगा, क्योंकि मटेरियल तो कहीं जा नहीं रहा है। तार को हम खींच रहे हैं तो मटेरियल वही है, बस उसका लंबाई बढ़ रहा है। जो कम दूर में था वो ज़्यादा दूर में हो गया। तुम लोग ऐसा क्वेश्चन 10th में भी किया होगा कि एक बड़ा गोला है, उसको पिघला करके छोटा छोटा गोली बनाया गया तो कितना गोली बनेगा। तो हम लोग यही काम करते थे कि बड़ा गोला का आयतन निकालते थे, फिर एक छोटी गोली का आयतन निकालते थे और उससे भाग कर देते थे। या ऐसे भी कह सकते थे कि एक बड़ा गोला का आयतन बराबर एक छोटी गोली का आयतन और गुना जितना गोली बना उस गोली का संख्या। तो जितना गोली बना उस गोली के संख्या से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयतन है वो नियत हो रहा है। पहले जो बड़ा गोला का आयतन था वो बराबर हो जाएगा कि एक छोटा गोली का, और उसमें जितना संख्या उससे गुना कर देंगे तो पूरा का आयतन हो जाएगा। तो इस बात को दिमाग में रखना कि किसी भी चीज़ को जब इस तरह का रहे कि लंबा किया जा रहा है, या किसी चीज़ को पिघला के छोटा छोटा को एक बनाया जा रहा है, या एक बड़ा गोला को छोटा बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे आयतन नियत रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे बदलेगा क्या? इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये बदलेगा और लंबाई बदलेगा। क्या तार को खींचने से उसका मटेरियल चेंज करेगा? क्या हुआ तांबा से एल्युमिनियम का हो जाएगा? तो नहीं। तांबा का है तो तांबा के तार को खींचेंगे तो तांबा का ही रहेगा, एल्युमिनियम के तार को खींचेंगे एल्युमिनियम ही रहेगा। तो जब मटेरियल नहीं बदलेगा तो कौन सा क्वांटिटी है जो नियत रहेगा? तो वह है प्रतिरोधकता, क्योंकि बताया थे कि प्रतिरोधकता किसी भी तार के या किसी भी पदार्थ का गुण होता है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि अगर इसका प्रतिरोधकता को हम रो लिखते हैं, यही प्रतिरोधकता खींचने के बाद भी होगा। तो मान लेते हैं कि इसका लंबाई L1 है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A1 है। ठीक है, अब क्या कहा गया? अच्छा, तो अगर ऐसा होगा तो इस तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो मान लो कि पुराने तार का जो प्रतिरोध है वो R1 है, और R1 बराबर हो जाएगा रो इंटू L/A होता था, तो L के जगह पर L1 और A की जगह पर A1। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है। अब क्या है कि अब तार की लंबाई को खींच दिया गया, तो इसको खींच दो। खींच दिया। तो मान लो कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A2 है, यानी कि अब जब इसको खींचे हैं तो ये मोटा से क्या हो गया? पतला हो गया और लंबाई बढ़ गया। तो मान लो कि अब लंबाई कितना हो गया? L2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? A2। और चूंकि तार वही रहा है तो प्रतिरोधकता वहाँ रो था, तो इसका भी प्रतिरोधकता क्या होगा? रो ही होगा। या इसको नीचे लिख देते हैं ताकि तुम लोग को साफ साफ दिखे। तो तार को खींचने पर जो प्रतिरोधकता है वो वही रह गया, क्योंकि मटेरियल सेम है। लंबाई L2 बढ़ गया, मतलब लंबाई बढ़ गया, L2 हो गया L1 से, और एरिया जो था, जो मोटाई था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो कम हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि आयतन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आयतन बराबर नियत रहेगा। आयतन नियत कब नहीं रहता? जब इस तार को काट के फेंक देते थोड़ा दूर,
तब आयतन कहते हैं कि नियत नहीं है, लेकिन नहीं, मटेरियल वही है, बस उसको खींचा गया है। तो आयतन क्या होता है, आयतन कैसे निकालेंगे? तो आयतन जो होगा वो, जैसे ये मान लो एक बेलन के जैसा है, तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और लंबाई, तो अगर क्षेत्रफल में लंबाई को गुना कर देंगे तो आयतन हो जाएगा। तो इसका मतलब आयतन पहले कितना होगा, A1 इंटू L1। बराबर, अब बाद में जब तार को खींचा गया तब आयतन कितना होगा, A2 इंटू L2, A2 इंटू L2। अच्छा, और क्या कहा है कि लंबाई n गुना हो गया, यानी जो L2 है वो कितना हो जाएगा, n इंटू L1। इसको ठीक से समझो, क्योंकि क्वेश्चन में एक कहा है कि तार की लंबाई को खींचकर n गुना कर दिया गया, तो पहले L1 था, अब n गुना कर दिया गया, तो n गुना L1 हो गया, और इसी चीज़ को हम लोग क्या माने थे, L2। तो इस मान को यहाँ पे रखते हैं, A1 इंटू L1 बराबर A2 इंटू L2 के जगह पर कितना हो जाएगा, n इंटू L1, n इंटू L1। तो L1 से L1 कट गया, और यहाँ A2 बराबर हो जाएगा A1 और बटा कितना, n। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई तार के लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए, मतलब n के जगह पर अगर 2 होगा, तो यहाँ A2 के जगह A2 बराबर A1 बटा 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी तार की लंबाई को खींच के दुगना करेंगे तो उसका मोटाई आधा हो जाएगा। अच्छा, 3 गुना करेंगे तो एरिया 1/3 हो जाएगा। तो A2 बराबर कितना हो गया, A1/n। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं तार का नया प्रतिरोध। तार का नया प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा R2 बराबर रो इंटू L2 बटा A2, क्योंकि जब R बराबर रो इंटू L बटा A होता था तो R2 बराबर रो इंटू L2 बटा A2 होगा। और इसमें क्या होगा, चूँकि रो सिर्फ सेम रह गया क्योंकि मटेरियल सेम था। अब हम लोग मान को रखते हैं, हाँ, तो R2 बराबर रो इंटू L2, तो L2 के जगह पर कितना हो जाएगा, n गुना L1, तो रो L2 के जगह पे हो गया n इंटू L1 बटा A2 के जगह पे A1 बटा n, A1 और बटा n। तो यहाँ से हो जाएगा R2 बराबर रो इंटू ये n ऊपर चला जाएगा, चूँकि भाग में है तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, चूँकि n ऊपर जाएगा तो n पहले से था तो n गुना n स्क्वायर इंटू L1 और अपॉन कितना हो जाएगा, A1। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि R2 बराबर रो इंटू, सॉरी, n स्क्वायर को पहले आगे कर दो, तो n स्क्वायर इंटू रो इंटू L1 और बटा कितना, A1 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 को देखो, R1 बराबर रो इंटू L1 बटा A1 है, तो यहाँ पर कह सकते हैं समीकरण 1 से R2 बराबर n स्क्वायर इंटू ये जो इतना था रो L1 बटा A1, रो L1 बटा A1, इसका मान कितना है, R1 है, तो ये R2 बराबर हो जाएगा n स्क्वायर और इंटू कितना, R1। यही फॉर्मूला हो गया हमारा। तो तुम चाहो तो इस फॉर्मूला को ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर रहेगा तो वहाँ पे तुमको मेथड से मतलब नहीं होता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, तुमको डायरेक्ट आंसर चाहिए होता है। और अगर इससे बनाओगे तो आंसर मतलब मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड में हो जाएगा। तो
देख लो। तो इसको पॉज करके तुम लोग लिख लोगे। तो इसका लास्ट रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं तो चूँकि ये R2 बराबर हो गया n² इंटू R1, तो यही फार्मूला भी प्रूफ हुआ था। तो इसमें R1 R2 में कन्फ्यूजन हो सकता है कि R1 क्या हो, कौन होगा, R2 क्या होगा। तो सबसे अच्छा ऐसे याद रखो, नया प्रतिरोध बराबर n² और गुना R1 का मतलब क्या हो गया, पुराना प्रतिरोध। पुराना प्रतिरोध n क्या है, तो n वो है जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि कितना गुना खींचा गया है। ठीक है, तो जैसे इसको भी नोट कर लोगे उसी में। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पे कह देता कि तार की लंबाई को खींचकर 3 गुनी कर दी गई है। अभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है। अच्छा, अगर सब्जेक्टिव में है तो जैसे अभी बताए थे सेम उसी तरह से करोगे, और जहाँ जहाँ n लिखे थे उसके जगह पर क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है तो तुमको एक लाइन में तो आंसर लिखोगे तो नंबर देगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि तुमको जैसे जैसे भी मेथड को बताए थे, मेथड वही होगा, बस जहाँ जहाँ हम लोग n लिखे थे उसके जगह पर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे फार्मूला जो भी बताए थे कि R2 बराबर n² और इंटू कितना, R1। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है कि लंबाई को खींच के 3 गुना किया गया, मतलब n बराबर 3, तो R2 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इंटू R1। तो R2 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और गुना R1, मतलब क्या हो गया, कितना गुना प्रतिरोध हो गया, 9 गुना प्रतिरोध हो गया। 2 गुना कहता 2 का स्क्वायर तो 4 गुना हो जाता। अच्छा, कभी कभी क्या करता है कि तुमको प्रतिरोध दिया हुआ रहता है। मान लो कहेगा कि एक तार है जिसका प्रतिरोध 4 ओम है, अब उसके लंबाई को खींच के कितना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। तब क्या होगा, तो जहाँ पर 3 था तो 3 स्क्वायर रहता, और R1 का मान यहाँ पर क्या रखा जाता, 4 ओम। तो जो पहले से प्रतिरोध दिया हुआ है वो पुराना प्रतिरोध है, तो 3 का स्क्वायर और गुना यहाँ पे 4 कर देते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, क्वेश्चन में जैसा डेटा दिया हुआ रहेगा। बाकी कॉन्सेप्ट यही है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो तुम इससे बना लोगे, और ऑब्जेक्टिव इसका यूज करोगे कब, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा गया है तब तुमको इससे पहले जो बताए थे मेथड, उसी मेथड से करोगे, और जहाँ जहाँ n था उसके जगह पर क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। 2 रहेगा तो 2 कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी पे हम और भी दे रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन सेम यही है कि किसी तार की लंबाई को खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है, तो तार का नया, अब यहाँ पर जो प्रतिरोध कहा था इसके जगह पर है प्रतिरोधकता। तार का नया प्रतिरोधकता कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो
अब गौर करो, तुमको देखो बहुत पहले तो इसको वीडियो इस क्वेश्चन को तुम खुद से सॉल्व करोगे पॉज करके। जब इस क्वेश्चन को हम क्लास में भी देते थे तो बहुत लोग फिर R बराबर रो इंटू एल वाई, जैसे अभी हम बताए थे उसी तरह से वो लोग बनाता था और रो के मान को निकाल देता था। अब तुम कॉन्सेप्ट को याद करो, नोट में तुमको लिखाए थे कि प्रतिरोधकता का मान तार के शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं करता है, यह जो है वो मटेरियल पर निर्भर करता है। तो चूंकि जब तुम तार को खींच के 3 गुना कर दो चाहे 10 गुना कर दो, क्या तार का मटेरियल चेंज कर जाएगा? क्या तार एल्युमिनियम से कॉपर का हो जाएगा या कॉपर से एल्युमिनियम का हो जाएगा? नहीं। तो तुमको बताए थे कि प्रतिरोधकता जो है यह तभी बदलेगा जब तार का मटेरियल चेंज होगा, है ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि कहा कि प्रतिरोधकता कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके आंसर में कि प्रतिरोधकता का मान या प्रतिरोधकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोधकता का मान शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं करता है, यह चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया था, बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो लोग ध्यान नहीं देता है कि क्या पूछा है, ध्यान देना है कि क्वेश्चन में प्रतिरोधकता पूछा है कि प्रतिरोध पूछा है। अगर प्रतिरोध पूछा है तो जैसे इसके पीछे वाला बनाए थे, अगर प्रतिरोधकता पूछा है तो क्वेश्चन में गौर करो कि क्या मटेरियल तार का बदल रहा है। अगर नहीं बदल रहा है इसका मतलब है कि प्रतिरोधकता का मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी कर लोगे तुम लोग। इसके बाद अब हम लोग को इसमें जो पढ़ना है वह है ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। ठीक है, मतलब क्या हो गया? प्रतिरोधों का समूहन। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स में कई बार आता है। जब तुम 11th को पढ़ते हो तो वहाँ पे हम लोग स्प्रिंग का ग्रुपिंग पढ़ते हैं। 12th में प्रतिरोध का समूहन, इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में संधारित्र का समूहन था। फिर आगे जब पढ़ेंगे तो प्रेरित्र का समूहन आएगा। ये जो चारों हुआ, स्प्रिंग का, संधारित्र का, प्रतिरोध का और प्रेरित्र का, इसमें तुम लोग को जो 12th में पढ़ना उसमें 3 हो जाएगा।
जो बिल्कुल एक जैसा है, बस सिर्फ फॉर्मूला का अंतर है। बाकी सब कुछ जैसे हम लोग प्रतिरोध का समूहन करेंगे उसी तरह से संधारित्र का समूहन करते हैं, उसी तरह से प्रेरित्र का समूहन करते हैं। बस सिर्फ जो टर्म है, जो फॉर्मूला है, वो चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअली जो हम लोग समूहन पढ़ते हैं, तो समूहन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर एक से अधिक प्रतिरोध है या संधारित्र है तो वहाँ पर एक से अधिक है। तो प्रतिरोध में जैसे ऐसे कह सकते हो, जैसे मान लो कि कहीं पे एक लेबर काम कर रहा था, एक लेबर से काम नहीं चल रहा था, हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे 10 लेबर लगा दिए, 5 लेबर लगा दिए अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो एक सेकंड, हाँ, तो बता रहे थे कि एक जगह पे कहीं एक लेबर काम कर रहा था, उससे काम पूरा नहीं हो पा रहा था, हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से लेबर की संख्या को बढ़ा दिया। मान लो वहाँ पर 10 लेबर लगा दिए, ठीक है। तो अब वो जो 10 लेबर वहाँ पर काम कर रहा है, अब हम सोच रहे हैं कि नहीं, ये 10 को नहीं लगाएं, 10 का काम करने का तरीका अलग अलग। अब हम क्या करें कि एक ऐसा लाएं जो 10 के बराबर काम कर दे। तो हम क्या किए कि वहाँ पर एक जेसीबी को ला दिए, और वह जेसीबी 1 घंटा में उतना ही काम कर रहा है जितना 1 घंटा में 10 लेबर काम कर रहा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 लेबर के समतुल्य कौन हो गया, एक जेसीबी हो गया। तो वही कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं कि जब प्रतिरोधों का समूहन करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर कहीं पे 10 प्रतिरोध लगा हुआ है तो उस 10 को हटा के उसके जगह पर कोई एक प्रतिरोध को लगाना होगा, तो वो प्रतिरोध कितने मान का लगाया जाए, है ना। ये जो निकालते हैं हम लोग, इसको समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। मतलब कि अगर 10 के बदले में 10 के जगह पे 1 लगा दिए, एक प्रतिरोध लगा दिए, तो ये जो 1 होगा वो 10 के क्या होगा, समतुल्य होगा। तो अब इसको कैसे लगाएंगे, है ना, प्रतिरोध को किस तरह से लगाएंगे। तो इसका जो ग्रुपिंग है वो 2 तरीके से होता है, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। एक्चुअली एक मिक्स्ड ग्रुपिंग भी है। तो हम लोग जो फॉर्मूला निकालते हैं वो सीरीज और पैरेलल के लिए ही निकालते हैं। मिक्स्ड का हम लोग वही सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग करते हैं। तो मिक्स्ड के लिए कोई फार्मूला, स्पेसिफिक कोई फार्मूला हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो प्रतिरोध का समूहन में 2 प्रकार का समूहन हो गया। एक हो गया सीरीज ग्रुपिंग और दूसरा हो गया पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है। सीरीज ग्रुपिंग का हिंदी होता है श्रेणी क्रम, समूहन, और पैरेलल ग्रुपिंग का हिंदी होगा समांतर क्रम समूहन। हालांकि ये 10th में भी तुम पढ़े होगे, हाँ, ग्रुपिंग, प्रतिरोध का समूहन। तो खैर यहाँ पे थोड़ा सा बस टिपिकल पढ़ना था। यहाँ पे क्या है कि हम लोग थोड़ा सा डिटेल में, एक्चुअली फॉर्मूला उतना ही है लेकिन क्वेश्चन का जो तो थोड़ा सा लेवल है वो अलग रहता है। सीरीज का मतलब श्रेणी हो गया, तो सीरीज ग्रुप मतलब श्रेणी क्रम समूहन, और पैरेलल का मतलब समांतर, तो समांतर क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम समूहन किसको कहेंगे, तो श्रेणी क्रम समूहन में हम लोग कहेंगे कि प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधों से होकर समान धारा प्रवाहित होती है, श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है, ठीक है। समांतर क्रम समूहन में क्या कहेंगे कि प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है, वैसे समूहन को समांतर क्रम समूहन कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा को तुम लोग वीडियो को सुन के लिख लोगे। क्या बताया कि प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होती है, श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। और समांतर क्रम में क्या कहेंगे कि प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है, समांतर क्रम समूहन कहलाता है। तो परिभाषा को दोनों में तुम लिख लोगे, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में। जो मेन पॉइंट नोट करने वाला ये हुआ कि श्रेणी क्रम समूहन में धारा समान होगा,
और समांतर क्रम समूहन में विभवांतर समान होगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछ देता है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन में कौन सी राशि समान रहती है, तो क्या कहोगे? धारा। और अगर कहता है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन में कौन सी राशि समान होती है, तो क्या कहेंगे? विभवांतर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। अब क्वेश्चन को बनाने का जो हमारा होगा, वहाँ पे हम लोग यही देखेंगे कि किस किस प्रतिरोध से करंट सेम जा रहा है। जिससे जिससे करंट सेम जाएगा वो श्रेणी क्रम में, और जहाँ करंट अलग होगा मतलब वो समानांतर क्रम में। तो जब तुम बहुत सारा क्वेश्चन को करोगे तो तुमको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन को हम लोग करते हैं। कुछ क्वेश्चन को हम करके दिखा देंगे। और ये समझ गया मतलब तुम्हारा आगे जो प्रेरित्र का समूहन है वो भी हो जाएगा, पीछे जो संधारित्र का समूहन है वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।